प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपका कक्षा 12 का जो सेट 3 है 2024 में आया हुआ, जिसका कोड 324 EZ है ना, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे। जो क्वेश्चन इनमें से हम पहले कर चुके हैं उन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो मैं बता दूंगा कि वो कहाँ आया हुआ है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसके आंसर लिखने हैं सिर्फ, ठीक है ना। सिर्फ आंसर लिखने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध आर जो है, और वो संबंध जो आर है वो किस तरीके से डिफाइन किया है इसने कि ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, के द्वारा परिभाषित है। तब हमें ये चेक करना है कि समतुल्य सममित और संक्रमक में ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ डायरेक्ट एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। बस आप एग्जाम्पल देखिए और आपको संख्या कहाँ से लेनी है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी आर में से, रियल नंबर के सेट में से आपको संख्याएं उठानी है और बस आप अपनी कंडीशन में रखते जाइए और सेटिस्फाई करते जाइए और बता दीजिए जैसे कि समतुल्य है, सममित है या संक्रमक है। देखिए समतुल्य के लिए क्या होता है, अगर समतुल्य के लिए मैं आपको बताऊं, समतुल्य की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई एक एलिमेंट अगर हम उस आर में से उठाएं, इस वाले आर में से, रियल नंबर के सेट में से कोई ए उठाएं, तो वो इस प्रकार हो कि ए कोमा ए जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए। आर को मीन्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं ए कोमा ए लगा दूं, मतलब अगर मैं ए कोमा ए रख दूं तो ए ही लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर ही आना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पर ए की जगह आपका 1/2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 1/2 कोमा 1/2 पर ये रिलेशन लगा करके देखता हूँ, क्योंकि ये आर में है, ये कौन से वाले रियल नंबर के सेट में है ना, ये इस वाले में, तो वहाँ से हमने एक नंबर उठाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये रिलेशन लगा करके देखेंगे ए कोमा ए में, क्योंकि समतुल्य में ए कोमा ए ही लगता है। तो यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ पर भी ए आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, जबकि ये गलत है। 1/1/4 तो और छोटा है, एक का चौथाई भाग, और ये एक का दूसरा ही भाग है ना। तो ये ज़्यादा छोटा है, ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन गलत दे दी, गलत हो गई। कोई एक नंबर ना होने के लिए कोई एक नंबर ही बहुत है ना, कोई एक एग्जाम्पल ही बहुत है। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल इसको दे दिया ना होने का, तो ये इस हिसाब से तो ये समतुल्य हुआ नहीं। तो ये जो 1/2 कोमा 1/2 मिला, ये तो इस रिलेशन में है ही नहीं, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है, ठीक है। अब सममित के लिए चलते हैं। देखिए सममित में क्या होगा, सममित में आपको दो एलिमेंट उठा के लेके चलने पड़ते हैं, ए कोमा बी। आपको दो एलिमेंट ऐसे उठा के लेके चलने पड़ते हैं कि ए कोमा बी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये दो तो एलिमेंट ऐसे ही उठाने कि ये तो सेटिस्फाई करें ही करें, और फिर इनके सेटिस्फाई करने के बाद अगर ये बी कोमा ए भी सेटिस्फाई कर जाए तो ये सम्मित हो जाएगा। यानी बी कोमा ए पर भी अगर मैं यही रिलेशन लगाऊं जो इसने दिया था और फिर वो भी सेटिस्फाई कर जाए तो ये सम्मित हो जाएगा। अब हमें तो ना होने का ढूंढना है, ठीक है ना, ना होने का। अगर आपको कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ना होने का मिल जाता है जिससे ये सम्मित नहीं होता है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो बस हमारा काम बन जाएगा, हम उसको मना कर देंगे कि ये सम्मित नहीं है। होने के लिए आपको सारे एग्जाम्पल, होने के लिए तो बहुत चीजें चेक करनी पड़ेंगी आपको, है ना। आप इसके उल्टे से चलिए, आप ना होने का ढूंढिए, है ना। ना होने का अगर आपको ऐसा ना ही मिले, एक भी ना मिले, तो बस फिर कह देंगे कि हाँ ये सम्मित है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लूं और बी की वैल्यू 2 ले लूं, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या बनेगा, ए कोमा बी 1,2 तो आर में हो गई, है ना। ए की वैल्यू भी आर में है, रियल नंबर के सेट में, और 2 भी है इसमें। तो अगर इसके हिसाब से मैं ये रिलेशन लगाऊं तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी जगह 1 रखूंगा, बी की जगह 2 रखूंगा, तो क्या आ जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी एक 4 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। यानी ये दो नंबर हमने सही लिए हैं। क्या अब इसका उल्टा भी हो रहा है सेटिस्फाई, 2,1 देखता हूँ। अगर 2,1 देखता हूँ मैं, तो 2,1 क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 2 तो 1 से छोटा नहीं होता, तो ये बात तो गलत हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो कंडीशन मिल रही है, ये कंडीशन नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये सम्मित भी नहीं है, तो सम्मित भी नहीं है। अब चलते हैं संक्रमक की तरफ। अब देखिए समतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है। क्या ऐसा है कोई कि समतुल्य सम्मित नहीं है, चलो बस संक्रमक भी चेक कर लेते हैं ना, संक्रमक भी चेक कर लेते हैं। संक्रमक, संक्रमक में हमें 3 एलिमेंट उठा के चलने पड़ते हैं, ए बी सी, उस सेट में से उठा के चलने पड़ते हैं जो सेट उसने दिया है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब ये तीन नंबर हमें ऐसे लेने हैं कि ए कोमा बी भी इसको सेटिस्फाई करे, और इसके साथ साथ आपको बी कोमा सी भी इसको सेटिस्फाई करे। ये तो 3 नंबर ऐसे लेने हैं कि ये दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। अब इसके बाद अगर ए कोमा सी भी सेटिस्फाई कर गया
अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये संक्रमक हो जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं गया तो ये संक्रमक नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ए बी सी की वैल्यू जो ले लेता हूँ, देखिए मैं ले लेता हूँ, एक तो 2 ले लेता हूँ, ए की वैल्यू तो ले लिए मैंने 2 और बी की वैल्यू ले ली मैंने -3 और सी की वैल्यू ले ली मैंने 1। अब अगर मैं ए कोमा बी के अकॉर्डिंग देखता हूँ, यानी 2,3 के अकॉर्डिंग, देखिए इसको सेटिस्फाई करेगा ये, यानी ये बैठेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो बिल्कुल ये 3 3 9 है, 9 बड़ा होता है 2 से, सही है बात। और बी कोमा सी भी सेटिस्फाई करेगा, सॉरी ये -3 है और -3 का स्क्वायर भी आपका 9 ही रहेगा प्लस के, ठीक है। अब ये -3,2 है, -3,1 है, बी कोमा सी लेंगे, बी ये है सी ये है, इसके अकॉर्डिंग -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर लगाएंगे, यही कंडीशन, ठीक है ना, यही वाली, जो यहाँ होगा वो यहाँ रखेंगे, जो यहाँ होगा वो यहाँ का स्क्वायर कर देंगे, जो यहाँ है वो हमने यहाँ रख दिया, जो यहाँ है उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये इसके अकॉर्डिंग आया -3 लेस देन इक्वल टू 1, है ना, तो ये तो सही बात है बिल्कुल, तो ये भी सही है, यानी ये दोनों तो सही होनी चाहिए। अब तीसरी है या नहीं वो तो हमें देखनी है, तो हम देखते हैं 2 और 1 पे, है ना, 2 और 1 पर देखते हैं यही रिलेशन लगा करके, तो ये आ जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, जो कि बात गलत है, 2 तो 1 से बड़ा होता है, ये कह रहा है कि छोटा है, तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई, है ना, तो यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यानी 2,1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर को, ये दोनों तो बिलोंग कर रहे थे, हमने लिए ही ऐसे नंबर थे, ये भी आर को बिलोंग कर रहा था और ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा आर को, 2,1, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये भी संक्रमक भी नहीं होगा, तो ये ना तो समतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रमक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ख क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए ये है बी ये है तो ए से बी के फलकों की संख्या, ये फलकों नहीं है ये फलन है, फलनों की संख्या बताओ, है ना, ए से बी में, तो अगर आपके पास ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है ए कोमा बी, तो आप बस ये देख लीजिए इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए के अंदर एलिमेंट जो है वो 3 है और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 हैं, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। अब आप ये देखिए उसने ए से बी में कहा है या बी से ए में कहा है, देखिए अगर उसने कहा है ए से बी में तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और अगर वो कहता कि बी से ए में बताओ तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी इस वाले की पावर ये वाला चढ़ता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, फिर ये आता। तो फिलहाल ये ए से बी में पूछ रहा है, ए से बी में तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 2 और ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 यानी 8, तो ऐसे 8 होंगे, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गया क्वेश्चन। गया क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ये और ये लंबवत है, लंबवत होने के लिए क्या होता है, ये अगर आपका a1 आई कैप है प्लस b1 जे कैप है और ये c1 के कैप है, पहले वाला वेक्टर, और दूसरे वाला वेक्टर है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस c2 के कैप, ये दोनों लंबवत हैं, तो लंबवत होंगे तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरे पास ये वाला तो ये वेक्टर है और ये वाला ये वेक्टर है, तो a1 जो i के मल्टीप्लाई में होगा और a2 जो इस वाले i के मल्टीप्लाई में होगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट रखते हैं लैम्डा इंटू 1, फिर प्लस b1 क्या है मेरे पास यहाँ पे b1 और b2 क्या है -4, तो 1 इंटू -4 प्लस c1 क्या है 1 c2 क्या है 2, तो ये भी 1 इंटू 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से लैम्डा -4 आएगा प्लस 2 आएगा इक्वल्स टू 0 आएगा, लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -4 प्लस 2 -2, 2 उधर चला गया तो ये आ जाएगी 2, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए गह क्वेश्चन पर चलते हैं, गह क्वेश्चन बस ये भी देख लीजिए इसी में, ये कह रहे हैं कि समाकलन x e की पावर -x dx, इसका समाकलन कीजिए, तो खंडक समाकलन करेंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे, खंडक समाकलन जिसको हम बाई पार्ट्स भी कहते हैं ना, तो इसमें इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आईलेट के हिसाब से चूज करेंगे, आईलेट के हिसाब से, आईलेट, और जरूरी नहीं आईलेट के हिसाब से चूज करो, है ना, आप उस फंक्शन को उस फंक्शन को सेकंड मान लो जिसका इंटीग्रेशन आपके पास इजीली अवेलेबल हो, ठीक है ना, यहाँ पे तो दोनों का अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं इसको फर्स्ट ही मान लेते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन e की पावर -x और इसके अपॉन में x के इंटू में जो भी होगा वो अपॉन में आ जाएगा, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन फॉर्मूले का, x का आता है डिफरेंशिएशन और इसका आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन में -1 आएगा, वो माइनस में बाहर पहुंचा देता हूँ, प्लस हो गया वो, ठीक है, और dx, अब इसका दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में x e की पावर -x और प्लस e की पावर -x का e की पावर -x और एक -1 नीचे,
प्लस आएगा सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस में हम ले लेंगे ई की पावर माइनस एक्स कॉमन, तो ये बचेगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बचेगा प्लस के 1 और ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। कॉन्स्टेंट इसने नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या कहा था, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हमने यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया है और माइनस कॉमन लिया है। ये वाला भी माइनस है ना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये तो दोनों माइनस है ही, तो बाद में प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि अवकल समीकरण इतने की कोटि क्या है। अब इतने की कोटि तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं, ठीक है ना। यानी सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया गया होगा, अवकलज किया गया होगा, उसकी घात देखनी है। घात नहीं देखनी, मतलब जितनी बार अवकलज किया होगा। जैसे ये एक बार अवकलज किया हुआ है, ये 3 बार किया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कितनी बार है, 3 बार है, तो बस यही इसकी कोटि है। और अगर इसकी आपको घात पता लगानी होती तो सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया गया है उसकी जो घात है, पावर है ऊपर, वो क्या कहलाती है, इस अवकल समीकरण की घात कहलाती। ठीक है ना। तो इसकी कोटि क्या है फिलहाल यहाँ पे, इसकी कोटि है 3, इसकी कोटि 3 है और घात इसकी कितनी है, घात इसकी 2 है। ठीक है ना। कोटि ये 3 है और घात इसकी 2 है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि इसने कोटि पूछा है। ठीक है ना, तो ये 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इसका फर्स्ट पार्ट कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, इसका मुख्य मान बताना है आपको। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। कोसेक इनवर्स में आप अगर कोसेक इनवर्स आपके पास ऐसा है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो आप माइनस को बाहर भेज सकते हैं और कोसेक इनवर्स लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स। तो हम ये माइनस बाहर भेज देंगे, तो माइनस बाहर होकर के ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स रूट 2, है ना। अब कोसेक इनवर्स में रूट 2 ढूंढ लो कहाँ पे है, ये माइनस में हो जाएगा। अगर कोसेक इनवर्स में रूट 2 जो होगा आपका, कोसेक इनवर्स में रूट 2 होगा आपका 45 यानी 45 में, पाई बाय 4 में, है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, कोसेक पाई बाय 4, कोसेक पाई बाई 4। कोसेक से कोसेक हट जाएगा और मिलेगा क्या, माइनस के पाई बाय 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोस साइन एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी वही अवकलज हमें इसका करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं, या y नहीं मानो आप इसको लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, साइन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो। अब यहाँ से इसका अवकलन करो। सबसे पहले कोस का करेंगे, ये इसका पूरा थीटा है, तो कोस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन, ये पूरा एक्स मान करके चलेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स यानी साइन एक्स स्क्वायर। अब जिसको एक्स माना था उसका दोबारा करो, तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ इसका दोबारा होगा साइन एक्स स्क्वायर का, जो अंदर था ये। अब देखिए जो बाहर है ये एज इट इज लिख के रखो, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन का, ये साइन एक्स का करेंगे हम, तो इसको एक्स मान करके चलेंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स लिखेंगे, इसको जू का तू ही थीटा। लेकिन जो एक्स माना था उसका दोबारा करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये श्रृंखला नियम चल रहा थे ना, श्रृंखला नियम यानी चेन रूल। साइन ये जू का तू रहेगा और फिर ये जू का तू रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, बस इसको उल्टा करके लिख दो, माइनस 2x पहले आ जाएगा और फिर कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, बस ये थोड़ा ऑर्डर में लिखना होता है थोड़ा सा, तो यही यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, यहाँ पे भी सही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये रहती है कि कोस के थीटा में ये पूरा है या खाली को एक्स स्क्वायर है, इस वजह से इसको हम आगे लिख दें क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है पूरा, और फिर ये भी आगे लिख दें क्योंकि ये कन्फ्यूजन में ना हो कि ये इसके थीटा में है और फिर ये 2x इसके थीटा में है, इस वजह से। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, गया क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स को हल करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स माइनस के 4xy स्क्वायर, इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं ना, एक्स वाले अलग वाई वाले अलग, तो ये वाई स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, 1/y स्क्वायर और डी वाई, और यहाँ पे बचेगा माइनस के 4x, इसको और इंटू में ले आओ dx। अब दोनों ओर का समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ आ जाएगा 1/y स्क्वायर डी वाई, यहाँ आ जाएगा समाकलन माइनस 4x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको डायरेक्ट तो मैं कर नहीं पाऊंगा तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, y की पावर -2 dy, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, समाकलन x dx। ठीक है, y की पावर -2 का क्या हो जाएगा, y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 n + 1 अपॉन n + 1, है ना, और -4 x का हो जाएगा x²/2 और प्लस में लग जाएगा c, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका y की पावर -1
अपॉन -1 और माइनस के 2x² और प्लस में c। ये आपका कितना हो गया, ये तो माइनस होगी पूरी टर्म और ये 1/y हो गया, तो माइनस के 1/y हो गया और माइनस के ही आपके पास ये 2x², इसको धर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस के 2x² और बराबर c। तो आप इसको थोड़ा सा सही करके लिख दो, बस ऐसे लिख दो 2x² माइनस के 1/y और प्लस के c। अगर और सही करके लिखना होता है और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x² y -1 और ये y इधर भेज दो, सॉरी यहाँ पे इक्वल है, ये जो है y पूरे का जो एलसीएम लेकर के नीचे आया था वो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा cy, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा आंसर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, 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 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ मिनिमम से मिनिमम सोल्व हो आप वहाँ तक के उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x के सापेक्ष log x का समाकलन कीजिए, यानी आपको समाकलन करना है log ex dx का, ठीक है। बहुत आसान है। log x का समाकलन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके मल्टीप्लाई में 1 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लो और इसमें बाई पार्ट्स वाला लगा दो, यानी बाई पार्ट्स मीन खंड समाकलन लगा दो, है ना। तो इसको हम एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, एक को सेकंड मान लेंगे। अब log x का क्योंकि हमारे पास समाकलन नहीं होता तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, और इसको सेकंड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, फिर x का 1 का हो जाएगा x समाकलन, फिर माइनस होल समाकलन, log x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का हो जाएगा समाकलन x और dx और प्लस c। x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका x log x और माइनस में यहाँ पे 1 बचा, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x और प्लस में आ जाएगा c। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, ठीक है ना, या यहीं पर कर लेते हैं। देखिए चलो यहीं पे कर लेते हैं। आपके पास P ऑफ A है, यानी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए इसने दे रखा है 2 इंटू P ऑफ A इक्वल्स टू 5/13 और P ऑफ B भी दे रखा है 5/13, वो P ऑफ B ही है 5/13, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से P ऑफ A निकालता हूँ तो P ऑफ A जो आएगा आपके पास वो आएगा 5/2 भी आ जाएगा नीचे 5/26 और P ऑफ B आपके पास आ जाएगा 5/13, ठीक है। और इसने जो दे रखा है ये भी दे रखा है कि P ऑफ A ओवर B वो कितना है 3/10। और अगर आप देखते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B इक्वल्स टू 3/10। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ से निकाल सकते हो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर 3/10 और मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू रख दूंगा तो हो जाएगा 5/13। तो अगर मैं इसको देखता हूँ 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 3/26, ठीक है। अब आपके पास P ऑफ A आ गया, P ऑफ B आ गया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया। P ऑफ A यूनियन B निकालना है। P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए P ऑफ A यूनियन B होता है इक्वल्स टू P ऑफ A की वैल्यू रख दो प्लस P ऑफ B यानी 5/13 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी ये, तो ये आ गया 3/26। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में 6/13, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर लोगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का क्या क्वेश्चन, ठीक है। अब तक आपके 1 नंबर के क्वेश्चन चल रहे थे, अब आपके 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आव्यूह ए बी ज्ञात करना है आपको, यानी मल्टीप्लाई करनी है जब ए ये दे रखा है बी ये दे रखा है। तो बहुत आसान है, देखिए हम डायरेक्ट ए बी ही ज्ञात कर देते हैं। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास ये मैट्रिक्स है -1 2 3 और ये आ जाएगा 4 -2 5, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करने में बी की, बी क्या है 2 6 5 1 7 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए कैसे होती है मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली रो की पहले कॉलम के सापेक्ष मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में, तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट में गुना करते जोड़ते रहो। तो -1 की 2 में करेंगे आएगा -2, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 की 6 में करो 6 दूनी 12, फिर प्लस लगाओ, फिर 5 की 3 में, 3 की 5 में करो 15, ठीक है। ये एक एलिमेंट बना आपका। अब इसी की करनी है आपको दूसरे कॉलम में, इसी की करनी हो, अगर तीसरा कॉलम होता है यहाँ इसी की करते तीसरे कॉलम में, ये और एलिमेंट यहाँ बनाते जाते। तो अब जब हम इसकी इस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम में तो क्या हो जाएगा, -1 की -1 में करेंगे तो -1 आएगा, फिर प्लस लगाएंगे, 2 की 7 में करेंगे तो 14 आएगा 14 प्लस 3 का 3 में करेंगे तो आएगा 9। बस अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो बस यहीं रुक जाते हैं, ठीक है, यहीं रुक जाते हैं। अब सेकेंड रो की फिर फर्स्ट कॉलम में करो, फिर सेकेंड कॉलम में करो। पहले सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में कर दें, 4 की 2 में करी 8 आ गया, फिर प्लस लगाएंगे वैसे तो
और फिर -2 की 6 में करेंगे 6 दूनी 12 माइनस के 12 और 5 की 5 में करेंगे प्लस के आ जाएगा 25। ऐसे करेंगे 4 एकम 4 फिर माइनस के 7 7 दूनी 14 आ जाएगा प्लस लगा करके, लेकिन माइनस के 14 आएगा यहाँ पर, है ना, माइनस के 14 और 5 तिया 15 आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 और 12 27 में से 2 गए 25, तो ये हो गया आपका 25 और 9 में से 1 गया 8, 14 और 8 हो गया आपके 22 और ये हो गया आपका 21 और ये हो गया आपका 15 में 14 गया 1, 1 और 4 5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन कहता है कि क्या f(x) जो है ये आपका द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 1 पर सतत है। देखिए ये 1 के लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है, 1 के राइट में कुछ और फंक्शन है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेकर के करना। अगर फंक्शन ऐसा हो जो एक ही बार फंक्शन हो, मान लो वो बिहेवियर चेंज ना कर रहा हो अपना, अब जैसे मान लो मेरे पास ये x बराबर 1 पर मुझे चेक करना है, अब x बराबर 1 के लेफ्ट राइट साइड में तो ये फंक्शन कुछ और है, x माइनस 5 है इधर तो ये, और इधर ये x प्लस 5 है, दोनों तरफ अलग अलग है, तो दोनों तरफ अलग अलग ही मुझे चेक करना पड़ेगा इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के राइट हैंड लिमिट लेकर के। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग ना दे करके वो एक ही फंक्शन देता सिर्फ, तो आप उसको डायरेक्ट करते फिर, ठीक है ना। अभी फिलहाल हमें यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेकर के करना होगा। अब सतत होने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, ये तीनों इक्वल दिखानी पड़ती है, तब जाकर के कॉन्टिन्यूस होगा यानी सतत होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू f(1) पर, यानी जब x बराबर 1 हो तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा x प्लस 5, तो आपको इसमें 1 रखना है तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1 + 5, तो यह हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कहती है कि लिमिट x टेंडिंग टू, आप 1 के लेफ्ट में जा रहे तो माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए f(x), तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब ये साइन हटा दीजिए और फंक्शन जो है 1 के लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इधर क्या है फंक्शन हमारा x प्लस 5 है ना, ये देखिए जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन हमारा x प्लस 5 है, तो हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, x प्लस 5। जब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखूंगा प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। अब राइट हैंड लिमिट भी देखते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x) इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब 1 के हम राइट साइड में जा रहे हैं, 1 के राइट साइड में गए तो हमारा फंक्शन ये है x माइनस 5, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारा x माइनस 5 है फंक्शन, तो यहाँ पे x माइनस 5 रख देंगे, इसमें 1 वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 5 बराबर माइनस के 4। अब ये दो वैल्यू तो बराबर आ रही हैं लेकिन तीसरी वैल्यू बराबर नहीं आ रही, तो हम तो यही कह देंगे इसको कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये बराबर ही नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है, अतः आपका फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया क्वेश्चन कहता है कि समाकलन 1/√a² माइनस x² dx का मान निकालिए, क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम a बराबर x बराबर वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, इसका आंसर ला करके दिखाएंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर a है तो यहाँ पर a के साथ ही पुट करनी है। अब a के साथ आप यहाँ साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, a के साथ साइन थीटा पुट करते हैं। a के साथ अगर मैंने साइन थीटा पुट किया तो इसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a कांस्टेंट है, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, और थीटा का होता है डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर चला गया और ये बचा डी थीटा, एक्स का हो जाता है 1, समझ रहे ना, एक्स का 1 हो गया, और ये जब थीटा का दोबारा करूंगा एक्स की रेस्पेक्ट में तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा, और वो डी एक्स मैंने इधर ही पहुंचा दिया डायरेक्ट। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए ये फंक्शन मेरा कैसा बन जाएगा, डी एक्स की जगह तो मैं लिख दूंगा ए कोस थीटा डी थीटा, ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन, ये आ जाएगा √a² माइनस एक्स की जगह में रख दूंगा ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a² sin² थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन a कोस थीटा डी थीटा अपॉन, इसमें से a² कॉमन ले लो, √a² कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस sin² थीटा डी थीटा,
डी थीटा तो आ ही गया। अब रूट से जब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए ही तो बाहर आएगा ना उससे, रूट से स्क्वायर हट करके, तो ये आ जाएगा आपका ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया और स्क्वायर से इसका रूट कट गया, बचा नीचे कोस थीटा, फिर कोस थीटा से ए कोस थीटा भी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 डी थीटा। अब 1 का जो होगा आपका समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए 1 का जो समाकलन हो जाएगा आपका, इस समाकलन 1 डी थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, थीटा की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा थीटा। और थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकाल के रखेंगे, यहाँ से। देखिए यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये ए तो अपॉन में चला जाएगा, एक्स अपॉन ए, और बराबर क्या बचेगा साइन थीटा, और साइन इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा। तो थीटा की वैल्यू ये निकलेगी, है ना। अब ये थीटा की वैल्यू ये रखनी है हमें यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस में तो सी भी था, प्लस में सी आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला भी होता है कि अंडर रूट ए 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये कह रहा है कि नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए ये कहता है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों इतने और इतने द्वारा निरूपित करती हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज की दी गई भुजाएं हैं वो मेरे पास ये हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर बी वेक्टर आपके पास है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब आपको इसका क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का वो क्या होगा, वो होगा आपका ए क्रॉस बी का परिमाण, ए क्रॉस बी का परिमाण। तो आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, आपको याद होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख करके वहाँ से निकलता है ना। तो पहले तो आप ए के जो द्विघात अनुपात है वो लिख दीजिए 3 2 और 2, 3 2 2, फिर बी के लिख दीजिए 1 2 माइनस 2, 1 2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जिस तरीके से सारणिक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस रो के सापेक्ष आपको इसको प्रसार करना है, यानी इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है ना, तो आई कैप आ गया, आई कैप की रो और कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी गुना इधर माइनस के 4, इसकी गुना इधर माइनस के 4, कितने हो गए माइनस के 8, माइनस फॉर्मूले का। अब दूसरा एलिमेंट लिखिए जे कैप, ये गया ये गया, माइनस 3 दूनी 6 और माइनस के 2, माइनस के कितने हो गए, ये भी माइनस के 8 हो गए, और प्लस में अब की बार तीसरा एलिमेंट के, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, 3 दूनी 6 और माइनस के 2, 6 में से 2 गए, कितने बचे 4 बचे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस के 8 आई कैप प्लस के 8 जे कैप प्लस के 4 के कैप। ठीक है, अब मुझे इसका परिमाण निकालना है, ए क्रॉस बी का परिमाण। ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा, माइनस 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप और प्लस 4 के कैप, इसका परिमाण क्या होगा अंडर रूट जो इसके द्विघात अनुपात है इनका स्क्वायर करके जोड़ दो, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन 8 8 64, ये भी 64 और ये 16। ठीक है ना, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 144, 144 का कितना आ जाएगा 12। तो आपका यही क्या हो जाएगा त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होगा आपका वो क्षेत्रफल यही हो जाएगा, है ना, ए क्रॉस बी का परिमाण यानी 12 वर्ग इकाई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, फोर्थ का कै पार्ट। बच्चों ये कै पार्ट हम पिछले ही पेपर में करके आए हैं, ठीक है ना, कौन सा 324 EY में हम करके आए हैं इसको, वहाँ पे ये छठे का गे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कै क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि आपका ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल इतने में फलन ये से प्रदत्त फलन वर्धमान है। अब ये वर्धमान पहले से है, फंक्शन क्या दे रखा है इसने, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो वर्धमान होने के लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए चूंकि ये फलन जो है वर्धमान है, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि अंतराल 1,2 में एफ डैश एक्स का न्यूनतम मान, अब हम न्यूनतम मान निकाल लें इसका, है ना,
इसका न्यूनतम मान निकालना है, इस अंतराल में क्या आएगा, तो न्यूनतम जो मान निकालेंगे वो तो इसी पे आएगा, न्यूनतम मान 1 पे, है ना, क्योंकि सबसे न्यूनतम वैल्यू तो x की यही है। तो हम जब इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा f-1 बराबर 2 × 1 + a, यानी ये आ जाएगा 2 + a। ठीक है, अब चूंकि देखिए, चूंकि ये जो फलन है f(x) जो है वो अंतराल 1-2 में, जो ये अंतराल है इसमें 1-2 में क्या है, वर्धमान है। और वर्धमान जब होता है तब क्या होगा, तब f' जो आपका होता है ये x, ये क्या होता है, ये >= 0 होता है। तो ये f'1 भी >= 0 होगा, है ना। f'1 की वैल्यू कितनी है, 2 + a > 0। तो a की वैल्यू > -2 आएगी। अब देखिए a की वैल्यू -2 है और -2 से बड़ी वैल्यू है, जितनी भी इससे बड़ी -2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं वो सब a का मान में है, ठीक है ना। तो a का सबसे छोटा मान क्या हुआ, -2 से शुरुआत हुई ना, तो सबसे छोटा क्या हुआ, -2। तो a का न्यूनतम मान क्या होगा, a का न्यूनतम मान आपका हो जाएगा बराबर -2। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गया क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, गया क्वेश्चन क्या कहता है, अवकल समीकरण दी हुई है dy/dx + y = 1, इसको हमें हल करना है, ठीक है ना। तो देखिए मुझे तो अभी ये यहीं से दिख रही है इसकी फॉर्म dy/dx + py = q, है ना, इसके जैसी फॉर्म दिख रही है, तो हम डायरेक्ट इसी से भी कर सकते हैं, या हम इसको वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते हैं, वो भी आसान पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों तरीकों से किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इससे करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे लिखना, इससे तुलना करने पर तो ये हो जाएगा, p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और q की वैल्यू आपकी हो जाएगी ये भी 1। तो यहाँ से जो if आएगा इंटीग्रल फैक्टर, वो आएगा आपका e⁻1 dx। तो e⁻1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसका हल निकालेंगे, हल आएगा y × if = समाकलन q × if dx + c। तो ये क्या हो जाएगा, y × if की वैल्यू e⁻x है, समाकलन q की वैल्यू 1 है और e⁻x है if की वैल्यू, और dx है और प्लस में आएगा c। तो y e⁻x e⁻x का e⁻x ही आएगा समाकलन, और प्लस में आ जाएगा c। अब हम क्या करते हैं, e⁻x से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो ये y गया यहाँ से गया, और जब इसके अपोन में लगेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और इसके अपोन में e⁻x को रखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा c/e⁻x। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा y = 1 + c⁻−x, यह आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर देंगे। dy/dx आपके पास, और ये जो y है इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 - y। अब वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं, इसको मैं ले आता हूँ dy के पास, यानी 1/1 - y। या मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, चलो छोड़ो आप ऐसे ही रहने दो, और ये हो जाएगा dx। बहुत सारे तरीके हैं करने के, है ना, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। dx इधर चला गया और यहाँ पे छोड़ दिया dy। मैं ये सोच रहा था कि ये माइनस जो आएगा इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, और ये माइनस भी मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये y -1 कर देता हूँ, और y माइनस यहीं पे छोड़ देता हूँ, एक -1, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस कॉमन लिया तो ये बना y -1। अब y -1 डिवाइड में चला गया, और यहाँ से जो माइनस का बचा था उसके इंटू में dx आ गया। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, 1/y -1 dy, और -1 का ये आ जाएगा dx, ठीक है, 1 का। अब देखिए ये तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट log y -1, और ये हो जाएगा आपका -x + c, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्या हो जाएगा, हाँ बस यहीं पे छोड़ दो इसको, या थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अगर मुझे क्या करना होता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है, या आप डायरेक्ट देखिए, अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है लॉग, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, तो मैं इसको कह सकता हूँ a = b⁻c, जो बेस है इसकी पावर ये चढ़ जाएगा c, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y -1 को अगर मैं यहीं छोड़ दूँ तो ये पूरा जो है इसकी पावर में चला जाएगा, e की पावर में क्या आ जाएगा -kx, और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है ना। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y -1 = इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, e⁻−x और इंटू e की पावर में आ जाएगा c, ठीक है। इसको अलग से कांस्टेंट दे सकते हैं हम नाम। देखो ये सॉल्व करने का तरीका है बस, ठीक है ना, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो उसको, थोड़ा सा आगे अगर ले जाना चाहते हो, मैं यही आंसर आपको सेम ला करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक कांस्टेंट बना, इसको मैं दूसरा नाम दे दूं कांस्टेंट को,
कोई भी तीसरा नाम दे दो। y माइनस वन इक्वल्स टू ई की पावर सी को मैं एक नया कॉन्स्टेंट बना देता हूँ, मान लो मैंने कैपिटल ए बना दिया और ई की पावर माइनस एक्स आ गया, ये जू का तू। अब ये जो वन था इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू वन प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देना कि जो a है वो क्या है आपका e की पावर c है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पर a भी ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। समाकलन एच लिख सकते हैं आप इसको यहाँ, ठीक है ना। तो देखिए आपका आंसर लगभग बिल्कुल सेम है, बस ये कांस्टेंट यहाँ पे सी है, यहाँ पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट ही वो कुछ भी हो सकता है, तो आंसर तो सेम आएगा, तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका जो है वो 324 EX कोड में हमने किया था 2024 में ही, तीसरे का यह क्वेश्चन था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवे का क्या पार्ट। देखिए क्या पार्ट ये कहता है कि आपके पास अगर एक्स वाई जेड विभिन्न हो, यानी अलग अलग हो, बराबर ना हो, और ए जो है वो ये है आपके पास, इसने दिया है, मैं ए नहीं लिखता, मैं तो डायरेक्ट लिखता हूं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन वाई क्यूब प्लस वन जेड क्यूब प्लस वन इक्वल्स टू 0 है। तो आपको ये दर्शाना है कि एक्स वाई जेड बराबर -1 है। देखिए हमारी एक सारणिक की एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं इस टाइप के सारणिक को, जिसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आपको ऐसा दिख जाए दो टर्म के अलग अलग योगफल के रूप में लिखा हुआ हो, तो हम इसको ऐसे तोड़ करके लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। एक बार तो इसमें लिख दो, फिर ये जो 1 1 1 बचा, अगला एक और मैट्रिक्स बनाओ प्लस लगा करके, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ, ये एक्स वाई जेड, ये दो कॉलम तो शुरू की सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीसरा वाला जो 1 1 था वो यहाँ लिख दो आप, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 ही चला के लेके चलो। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें बस, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स, इसमें से वाई, इसमें से जेड। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिख देना इस पहली सारणिक में से C1 में से एक्स, सॉरी R1 में से एक्स, R2 में से वाई और R3 में से जेड कॉमन लेने पर, तो एक्स वाई जेड हमारे पास हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, सॉरी हाँ 1 बन गया, और यहाँ पे बन गया x, यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बन गया 1, यहाँ पे बन गया y, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे बन गया 1, यहाँ पे बन गया वाई स्क्वायर, सॉरी वाई, और जेड जेड जेड, और यहाँ पे बन गया जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में। अब देखिए इस मैट्रिक्स को मुझे इसके जैसा बनाना है, बिल्कुल इसके जैसा, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, इस कॉलम को इस कॉलम में और इस कॉलम को इस कॉलम में चेंज कर देता हूं आपस में, यानी C1 और C3 को आपस में चेंज कर देता हूं। C1 और C3 को जब मैं चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा -1 बाहर, क्योंकि सारणिक का मान चेंज हो जाएगा। एक सारणिक की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी सारणिक की किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो सारणिक का मान बदल जाता है, यानी सारणिक अगर पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा। तो हमने एक निगेटिव बाहर लगा दिया और हमने कहा कि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 1 1 1 हम यहाँ लिख देंगे और एक्स वाई जेड हमारा यहाँ चला गया, ठीक है। अब लेकिन मुझे तो एक्स वाई जेड सेकेंड में चाहिए था, तो इसमें एक बार इंटरचेंज और करो आप, अब की बार C2 और C3 को चेंज करो आपस में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, और -1 एक और आ जाएगा बाहर मल्टीप्लाई में, तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर, एक पहले से रखा है एक और आ गया क्योंकि हमने दोबारा फिर चेंज किया है। अब की बार ये एक्स वाई जेड आपका यहीं के यहीं बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपका ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सारणिक आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे और बराबर में है 0, ठीक है ना। तो यहां से इन दोनों सारणिक को कॉमन ले लो, एक सारणिक सेम है ना ये, तो इसको कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बचेगा +1, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, तो आपके पास ये बचा एक्स वाई जेड +1, और मल्टीप्लाई में आपका ये जो सारणिक है पूरा का पूरा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, चूंकि ये 5 नंबर में है तो हम इसको सॉल्व करके दिखाई देंगे, है ना। देखिए अब हमारे पास ये आ गया एक्स वाई जेड +1, और इसके साथ ये सारणिक है हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट सोल्व करोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा इसको सोल्व करने में, आप इसमें ऑपरेशन लगाओ, 2 0 बना लो यहाँ पे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, R2 की जगह हम लिख देते हैं R2 - R1, एक्स में से y घटा देंगे तो बेहतर रहेगा, चलो कोई बात नहीं, R2 में से R1 घटा दिया, और R3 में से R1 घटा दो, यहाँ भी R3 में से R1 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे इसमें से एक हटा लो, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो प्रूफ करना था वो हमारा आ गया इस फैक्टर से। देखिए ये चाहिए ना हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रख देंगे बस। लेकिन हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये भी जीरो नहीं, ये जीरो है या नहीं है। तो फिर ऐसा हो सकता है ना ये जीरो हो जाए, तो इसको भी दिखाना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने R1 में कोई छेड़खानी नहीं की, R2 में R1 घटा करके लिखा, तो इसमें से ये घटाया जीरो, इसमें से ये घटाया y माइनस एक्स, इसमें से ये घटाया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से ये घटाया जीरो, इसमें से ये घटाया जेड माइनस एक्स, इसमें से ये घटाया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब ये बचा हमारे पास एक्स वाई जेड प्लस वन। अब देखिए दूसरी रो में से, ये जो मैं बोल रहा हूं ना ये आपको लिखनी है बातें, कि दूसरी रो में से ये कॉमन लिया, तीसरी रो में से ये कॉमन लिया, ठीक है, लिख दीजिएगा इसको। अब हम कहते हैं कि R2 में से, यानी दूसरी रो में से हमने y माइनस एक्स कॉमन ले लिया। यहां तो है, यहां पे भी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। और यहाँ पे ये तो जीरो है, इसमें हर चीज है, तो y माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया। जेड माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया जेड माइनस एक्स। अब देखो हमारे पास क्या बचा, ये वन, ये एक्स स्क्वायर, और इसके साथ ये जीरो, यहाँ पे वन, और यहाँ पे y प्लस एक्स, और ये जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे जेड प्लस एक्स बराबर जीरो। अब इसका प्रसार कर लो, यानी एक्सपेंड कर लो इसको। ये आपके पास सब जू का तू चलेगा, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और जब मैं इसका प्रसार करूंगा तो ये आ जाएगा आपका वन इंटू ये गया जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, है ना, गुना हो जाएगी माइनस के अंदर। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गए, जेड माइनस वाई बचा। यहाँ से आपके पास ये आया एक्स वाई जेड प्लस वन, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और जेड माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब एक बात देखिए, जिस तरीके से हमारे पास फैक्टर आते हैं ना किसी भी द्विघात समीकरण के, तो हम उनको वहां अलग अलग रख करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ इन सब का मल्टीप्लाई जीरो होने का ये मतलब है कि यहाँ या तो एक्स वाई जेड प्लस वन जीरो होगा, या वाई माइनस एक्स जीरो होगा, या जेड माइनस एक्स जीरो होगा, या जेड माइनस वाई जीरो होगा, या 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 ठीक है ना। तो यहां से तो मेरी जो बात है वो प्रूफ हो जाती है, जो उसने मुझे कहा था, ये तो बात प्रूफ हो गई। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि x बराबर y हो जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा था कि x और y, एक्स वाई जेड विभिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये बराबर तो है ही नहीं, ना जेड एक्स के बराबर है, ना जेड वाई के बराबर है। तो हम यहाँ कहेंगे चूंकि चूंकि एक्स वाई जेड विभिन्न है, एक्स वाई जेड विभिन्न है, तो ये बराबर नहीं होंगे, अतः ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अतः एक्स वाई जेड बराबर माइनस वन, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ख क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। फॉर्मूला है ये आपका, है ना, साइन थ्री ए वाला। तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसका ये प्रोसेस है। आप ये लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, साइन थ्री ए का फॉर्मूला लिख दीजिए, साइन थ्री ए बराबर थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, है ना, ये मान लिया आपने। अब आप इस समीकरण में ए बराबर साइन इनवर्स एक्स और रख दीजिए, है ना, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए। अब अगर मैं एक्स की टर्म में इसको लाना चाहता हूं, तो मान ली मैंने ए बराबर साइन इनवर्स एक्स रखा, तो मुझे एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, सॉरी ए की जगह तो मैंने साइन इनवर्स एक्स रख दिया, तो साइन ए की जगह तो मुझे एक्स रखना पड़ेगा ना। देखिए अगर ये इधर चला गया, ये हो गया साइन ए, तो साइन ए बराबर एक्स हम ये कहेंगे रखने पर, ठीक है ना, ये इसमें रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन 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 थ्री ए, तो ए की जगह हमने क्या रख दिया, साइन इनवर्स एक्स। सॉरी, पहले आप इस साइन को इधर पहुंचा दीजिए यहाँ से, तब आसान होगा ये, है ना। थ्री ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब रखिए इसमें, है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, थ्री और ए की जगह साइन इनवर्स एक्स रख दिया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स थ्री, साइन ए की जगह मैंने क्या रख दिया एक्स, माइनस फोर साइन ए की जगह मैंने क्या रख दिया एक्स, एक्स का क्यूब हो जाएगा फोर एक्स क्यूब।
तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, यही प्रूफ करना था। बुक में भी सेम इसी तरीके से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बस ऐसे ही हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गए क्वेश्चन पर। बच्चों गए क्वेश्चन तो ये हमने आपको लास्ट पेपर में भी कराया है, ठीक है ना। 324 EY कोड में हमने आपको कराया है ये वहाँ पे ये कौन सा है, 90 के ख का फर्स्ट पार्ट है, इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब गह क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए बिंदु ये और ये संरेख हैं। बहुत आसान है, आप क्या कीजिए, द्विक अनुपात निकालिए, ठीक है। ए बी के द्विक अनुपात, ए बी के द्विक अनुपात कैसे निकलेंगे वो मैं बता देता हूँ। ए बी के द्विक अनुपात A1 B1 और C1, A1 B1 और C1 कैसे निकलेंगे। बी में से ए घटाना आपको, यानी 1 में से 2 गया, पहला आएगा 1 - 2 कोमा, फिर -2 में से 3 गया, यानी -2 - 3 कोमा, फिर 3 में से -4 गया, यानी 3 - -4। तो ओवरऑल आपके क्या आ जाएगा, 1 में से 2 गया -1, -2 - 3 -5, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो यानी A1 B1 C1 आपके यहाँ आ गए। फिर BC के द्विक अनुपात निकाल दो, BC के द्विक अनुपात, BC के द्विक अनुपात आपके पास क्या होंगे, A2 B2 C2। आप इसको पेज पे खुला खुला करके लिखना, ठीक है ना। BC के द्विक अनुपात क्या होंगे, 3 - 1 कोमा, 8 - -2 कोमा, -11 - 3, -11 - 3। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 में से 1 गया 2, 8 और 2 10, -11 - 3, माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए ये 14, -14। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है A2/A1 और B2/B1 और C2/C1। अगर ये तीनों बराबर आए तो इसका मतलब ABC संरेख है, ठीक है ना। तो A2/A1 क्या हो जाएगा, A2 ये है, A1 ये है, तो 2/-1। B2/B1 क्या आ जाएगा, B2/B1 10/-5, 10/-5, यानी ये भी 2/-1 ही आएगा। फिर C2/C1 क्या आएगा, -14/7, -14/7, 7 दूनी 14, यानी ये भी माइनस के 2/1 ही आएगा। तो अगर मैं देखता हूँ तो A2/A1 और B2/B1 और C2/C1 ये सब किसके बराबर आ रहे हैं, -2 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। अतः हम यहाँ लिख देंगे, अगर ये बराबर ना आते तो ये संरेख नहीं था, बराबर आ रहे हैं, अतः हम कह देंगे अतः बिंदु संरेख है, अतः दिए गए बिंदु ABC संरेख है, ठीक है ना। संरेख को प्रूफ करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन चूंकि अब हमारे पास वो सरल रेखा चैप्टर नहीं है, जैसा कि 11वीं में हुआ करता था, वहां पे भी हम ये प्रूफ करते थे, तो उससे भी प्रूफ हो जाता है। संरेख में जैसे हम प्रूफ करते थे, संरेख में हम क्या करते थे, संरेख का मतलब है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होना, सीधी लाइन पे होना, ABC। वहां हम करते थे कि AB के बीच की दूरी निकाल लेते थे, BC के बीच की दूरी निकाल लेते थे और AC के बीच की दूरी निकाल लेते थे। तो AB + BC AC आता है ना, तो वो संरेख हो जाते थे। यहाँ पे ये वेक्टर में है, वेक्टर में भी हम ऐसे कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, AB निकालिए, AB वेक्टर 1 आएगा, और BC निकालिए, BC वेक्टर 1 आएगा, और AC वेक्टर निकालिए, AC 1 आएगा। AB का परिमाण निकाल लीजिए, BC का परिमाण निकाल लीजिए और AC का परिमाण निकाल लीजिए। तो AB + BC का परिमाण बराबर AC का परिमाण आ रहा होगा, तो तब भी संरेख प्रूफ हो जाएगा। एक तरीका ये है, इस तरीके से भी प्रूफ हो जाएगा, और एक दो तरीके और भी हैं, ठीक है ना। आप आसान तरीके से कर लीजिए, ठीक है, जैसा भी आपको आसान लगता हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि y dx - x + 2y² dy = 0। इसको हल करो, ठीक है ना। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल तो हम यहाँ कर नहीं सकते, क्योंकि dy के इंटू में ये दोनों हैं और दोनों भी प्लस में हैं, तो इनको मैं यहाँ से अलग कर नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, y dx = इसको मैं इधर भेज देता हूँ, ये हो गया x + 2y² × dy, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर मैं dx/dy और ये इसके अपॉन में ले जाऊँ तो मैं इनको अलग अलग नहीं कर सकता, लेकिन अगर y को इसके अपॉन में ले जाऊँ और dy को इधर ले आऊँ तो ये काम बन सकता है मेरा, है ना। dx/dy और x + 2y² अपॉन में आ जाएगा y, सब दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख लो, x के अपॉन में आ गया, फिर प्लस 2y² अपॉन y आ गया, एक y से एक y कट गया, ये x वाली टर्म इधर आ गई, तो ये हो जाएगा dx/dy माइनस 1/y × x। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/y × x, इधर आके माइनस हो गया नहीं, और इक्वल्स टू ये जो का तू है यहाँ पे 2y। अब देखिए ये ऐसी फॉर्म नहीं बन गई, dx/dy प्लस px = q। इससे तुलना कर दो, ठीक है, से तुलना करने पर
बच्चों ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस ही पता चलेंगी, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन देख करके समझ पाओगे कि हाँ मुझे किस तरीके से हल करना है, ठीक है ना। अब इससे मैं तुलना करूंगा तो p की वैल्यू आ जाएगी -1/y और q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2y, ठीक है। तो यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समाकलन गुणांक वो हो जाएगा आपका e की पावर में p dy समाकलन। तो e की पावर में p dy क्या हो जाएगा, समाकलन -1/y dy, और ये हो जाएगा e की पावर में माइनस के log y, और ये हो जाएगा आपके पास e की पावर में log y की पावर -1। e की पावर log e जो होता है ये हट जाता है, y की पावर -1 आ जाता है नीचे, तो y की पावर -1 का मतलब है 1/y, ठीक है। यहाँ से ये if आ गया। अब जो इस समीकरण का हल होगा, इस समीकरण का हल होगा आपका x इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ और dy प्लस सी। x की गुना यहाँ पे करेंगे आई एफ के साथ, यानी 1/y इक्वल्स टू समाकलन q की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2y ऊपर से, और आई एफ की वैल्यू ये रही 1/y, और ये आ जाएगा प्लस सी। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x/y इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, 1 का क्या हो जाएगा y, क्योंकि dy y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और प्लस में आ जाएगा c। y की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, x इक्वल टू 2y² प्लस cy। ये आपका हो जाएगा प्रूफ तो नहीं कहा था इसने सॉल्व करने के लिए कहा था, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों अभी तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और जो है क्वेश्चन को लगाते रहिए, ठीक है ना। कुछ भी आपको दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हैं, ईमेल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।